मेंटल डिसऑर्डर का इलाज लेयर्स में किया जाता है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप मेंटल डिसऑर्डर से जुड़े इश्यूज रिजॉल्व किए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगा। आमतौर पर जो मेंटल डिसऑर्डर से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो यही कि कुछ लक्षण आए, कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, कुछ मूड या एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स उठे, दवा ली या किसी भी तरह का इलाज लिया और ये सिम्टम्स चले गए। काफी मामलों में ये सिम्टम्स बहुत जल्दी चले भी जाते हैं, 2-4 महीने के अंदर पेशेंट्स को बहुत बड़ा रिलीफ मिल भी जाता है। तो मेंटल डिसऑर्डर को हम बाकी ही किसी फिजिकल बीमारी की तरह देखते हैं। फिजिकल बीमारियां मतलब कोई बुखार हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, टाइफाइड हुआ या किसी और ऐसी ही तरह की समस्या जिसके अंदर कुछ समय के लिए लक्षण आते हैं, इलाज लिया जाता है और सिम्टम्स चले जाते हैं और फिर हमारा हेल्थ फिर से पहले के जैसा हो जाता है। पर आप देखेंगे कि फिजिकल डिसीजेस के मामले में भी ज्यादातर लोगों को सिर्फ बीमारी के लक्षणों से मुक्त कर देना काफी नहीं होता। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना होता है, डाइट अपनी ठीक रखनी होती है, एक्सरसाइज पर फोकस करना होता है और न जाने कितने कितने तरीके के एफर्ट्स लेने पड़ते हैं जिससे कि फिजिकल हेल्थ ठीक रहे। मेंटल डिसऑर्डर्स में भी कुछ ऐसा ही देखने में आता है। इस बारे में वैसे तो मैं काफी चर्चा कर चुका हूं अपने चैनल में कि क्यों हमें सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं बट अपने दूसरे साइकोलॉजिकल और कुछ साइको सोशल फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। पर यहां मैं कुछ दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। कई लोगों को जो बीमारियां डेवलप होती हैं वो सिर्फ कुछ लक्षणों तक सीमित नहीं होती, उसके अंदर उनके पर्सनैलिटी, उनकी थिंकिंग, उनके एनवायरनमेंट से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, उनका जो सोशल एनवायरनमेंट है या जो उनके जो लाइफ के जो स्टेजेस हैं, पड़ाव हैं, उससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं, ये सब मिलकर मेंटल डिसऑर्डर और उससे जुड़े जो सिम्टम्स हैं वो पैदा करते हैं। मतलब ये हुआ कि ब्रेन में सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करने से, दिमाग के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इसमें एक संतुलन लाने से काम नहीं बनेगा। कई दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना होता है। पर प्रॉब्लम यह आती है कि किसी भी एक वक्त पर सभी पहलुओं पर एक साथ ध्यान नहीं दिया जा सकता और यह एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसे किसी को अगर डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी डिसऑर्डर है, दवा ली, डिप्रेशन के सिम्टम कम हुए, एंजाइटी कम हुई, पर इसी के अलावा पेशेंट का अपना फैमिली में रिलेशनशिप्स कैसा था वो भी उसके प्रॉब्लम एरियाज की एक प्रायोरिटी है, एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर साथ ही पेशेंट की उम्र क्या है और उम्र के हिसाब से उसको क्या जिम्मेदारियां निभानी है और वो सही से कर पा रहा है या नहीं, ये भी एक चुनौती है। फिर उसका सोशल लाइफ कैसी है, वो कितने दोस्त मित्र या कितने दूसरे सोशल कनेक्शन रखता है, इसकी चुनौतियां भी होती हैं। फिर इसी के साथ कुछ ड्रग या अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लत की समस्या हो सकती है या पॉर्न एडिक्शन या किसी दूसरी तरह का एडिक्शन हो सकता है, वो एक अलग तरह की समस्या है। फिर इसी के साथ कुछ पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंसेस होती हैं, कुछ ऐसे मैल एडेप्टिव अनहेल्दी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जहां या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेगा, बहुत ज़्यादा मेंटली सेंसिटिव होगा, इमोशनली सेंसिटिव होगा, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का होगा, इम्पेशेंट होगा, या बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड होगा, या बहुत ही ज़्यादा एवॉइडेंट होगा। कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से भी काफ़ी चुनौतियां रहती हैं। ये सारे जो दूसरे बाहरी फैक्टर्स हैं, बाहरी हालांकि होते नहीं पर उस व्यक्ति से जुड़े फैक्टर्स हैं जो बीमारी से डायरेक्टली लिंक्ड लगते नहीं, इन सब की मैनेजमेंट, इन सबको संभालना भी पेशेंट के लिए जरूरी है। पर जब पेशेंट दवा ले रहा है, इलाज लेना उसने शुरू किया है, तो उस समय वो सारी प्रॉब्लम्स को एक टाइम पर टारगेट नहीं कर पाता, कर ही नहीं सकता। तो होता क्या है कि आमतौर पर आप देखेंगे, जैसे आपने सुना होगा कि दवाइयां लेने के साथ थोड़ा थेरेपी काउंसलिंग लेना चाहिए। डॉक्टर शुरू में ये नहीं कहते कि आप थेरेपी लो। डॉक्टर पहले देखना चाहता है कि क्या आप थेरेपी के लिए तैयार हो, क्या आपका वो अब समय आ गया है जब आपको लक्षणों में दवाइयों से जितना रिलीफ मिलना था मिल चुका है, अब जो फर्दर रिलीफ चाहिए आपको वो केवल थेरेपी काउंसलिंग से आएगा, क्या डॉक्टर ने ऐसा कुछ जजमेंट लिया है। अगर वो लेते हैं तो वो आपको थोड़ा एक लेटर स्टेज पे जाकर बोलेंगे कि अच्छा अब आप थेरेपी लेना शुरू करो, अब ये जो समस्याएं हैं आपकी ये सिर्फ दवाइयों से नहीं जाएंगी, अब आप थेरेपी लेने से ज्यादा बेटर फील करोगे। तो होता क्या है कि डॉक्टर अलग अलग स्टेजेस पर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए किस तरह के लक्षण पहले हैंडल किए जाएं, किस तरह की प्रॉब्लम्स जो भी मेंटल इश्यूज आ रहे हैं वो पहले हैंडल करें और कौन सी समस्याएं बाद में हैंडल करें। तो शुरू में बहुत ज्यादा इमोशंस हावी हो चुकी हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ गया है, आसपास की दुनिया से बिल्कुल विड्रॉ कर चुके हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट हैं, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, सुसाइडल थॉट आ रही है, ऐसे टाइम पर डॉक्टर कहेंगे कि अभी आप केवल दवा लो, 2 महीना 3 महीना दवा लो, थोड़ा आराम आ जाएगा, उसके बाद आप अपने लाइफ में जो डिसीजन लेने हैं या जो काउंसलिंग लेनी है उस पर फोकस करना। तो डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर आपकी बीमारी और आपकी रिकवरी के अंदर कई सारे स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर रहा है
अलग अलग पड़ाव, अलग अलग स्टेज पर आपको अलग अलग सजेशंस दी जा रही हैं। कई बार हमें कुछ ज़रूरी डिसीजंस लेने होते हैं पढ़ाई को लेकर, जॉब को लेकर, शादी, करियर, कई सारी चीज़ों को लेकर। उनमें भी डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि अभी ये डिसीजन मत लेना, अभी रुक जाना, बाद में जब सही समय आएगा तब ले लेना। और सही समय आने के बाद कई डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि हाँ अब ये वाला डिसीजन ले लो। तो हो क्या रहा है कि पेशेंट की अपनी मेंटल प्रिपरेशन में समय लगता है, जिसके हिसाब से उसे सही तरह की सजेशंस दी जाती हैं या सही तरह का इलाज रिकमेंड किया जाता है। यही समस्या करीब करीब सभी पेशेंट्स के साथ आती है। कुछ पेशेंट्स के लिए तो वो टिपिकल ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी काम करेगी, मतलब लक्षण आए, दवा दी, दवा से लक्षण चले गए, पेशेंट फिट हो गया, पेशेंट पहले जैसा हो गया, रिकवर कर गया, अब पेशेंट को और किसी ट्रीटमेंट की या अप्रोच की जरूरत नहीं है। पर ज्यादातर पेशेंट, करीब 60-70% पेशेंट्स इस कैटेगरी में नहीं आते। अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह की वो परेशानियां झेल रहे होते हैं, जिसको धीरे धीरे टारगेट किया जाता है, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे ही दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट लापरवाह है या डॉक्टर शायद ठीक से डायग्नोज नहीं कर रहा, इसलिए उसने सही टाइम पर सभी चीजों पर फोकस नहीं किया। ऐसा नहीं होता। मतलब साफ है कि जैसे जैसे पेशेंट की प्रॉब्लम्स दूर होती जाएंगी, नई नई चुनौतियां आती जाएंगी। या तो इसलिए क्योंकि लाइफ अब बदल रही है, 6 महीने में लाइफ में कुछ चेंजेस आए होंगे, कोई नए डिसीजंस लिए होंगे, या तो इस वजह से पेशेंट की लाइफ में चेंजेस आए, या पेशेंट के जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं उनको एक ही समय पर टारगेट किया ही नहीं जा सकता था। जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन, एंजाइटी है, लक्षण दूर किए। हो सकता है नेक्स्ट स्टेज पर पेशेंट के लिए सोशलाइजेशन करना या सोशल स्किल्स इंप्रूव करना ज्यादा जरूरी होगा। शुरू में वो जरूरी था ही नहीं, बावजूद इसके कि वो प्रॉब्लम का हिस्सा था। पेशेंट के सोशल रिलेशंस अच्छे ना होने की वजह से, सोसाइटी से विड्रॉ या अवॉइड करने की वजह से पेशेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ी, पर शुरुआत में टारगेट नहीं किया जा सकता था। 3-4 महीने तक पेशेंट ने दवा ली या 6 महीने 8 महीने दवा ली, उसके बाद पेशेंट इस कंडीशन में है कि अब वो अपने सोशल स्किल्स डेवलप करने पर फोकस करे। फिर जब ये वाला एरिया धीरे धीरे वो ओवरकम करता है, उसके बाद हो सकता है कि उसका वर्क को लेकर जो मोटिवेशन है उसको टारगेट किया जाए कि काम करना है, करियर बनाना है, पढ़ाई करनी है। उसमें पेशेंट को मोटिवेशन नहीं थी, पेशेंट का मन नहीं था, इंटरेस्ट हट गया था, करियर कंफ्यूजन्स थी। अब हो सकता है कि इस चीज को टारगेट करना होगा। शुरू में ये इतना इशू था ही नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेज पर जरूरी हो सकता है कि फैमिली के साथ जो रिलेशंस हैं, जिसमें इतनी कड़वाहट, नेगेटिविटी हो सकती है, उसको टारगेट किया जाए। हो सकता है किसी एक पेरेंट या किसी एक फैमिली मेंबर का इंपैक्ट, असर पेशेंट पर बहुत ज्यादा है, उसके साथ कैसे डील किया जाए, कैसे रिश्ते संभाले जाएं, अब ये जरूरी होगा। क्योंकि ये सारे इश्यूज जो पेशेंट की लाइफ में बने हुए हैं, ये उसके रिलैप्स के कारण बन सकते हैं, उसके दोबारा से बीमारी के लौटने के कारण बनते हैं। और जो रिलैप्स होता है वो मैक्सिमम मामलों में इसी वजह से होता है क्योंकि जो दूसरे बाकी के जो इश्यूज थे उनको हैंडल नहीं किया गया, उनको सही समय पर टारगेट नहीं किया गया। तो होता क्या है कि एक प्रॉब्लम एरिया खत्म होने के बाद दूसरे प्रॉब्लम एरिया पर जाना ही पड़ता है, तभी एक पूरी कंप्लीट रिकवरी और रिलीफ की तरफ पेशेंट आगे बढ़ सकता है। फिर फैमिली के किसी एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप सेटल होती हैं। हो सकता है ये शुरुआत में ही कर लिया जाए, या हो सकता है बहुत लेटर स्टेज पर किया जाए। कौन से टाइम पर किस प्रॉब्लम को टारगेट करना है, ये हर पेशेंट के हिसाब से अलग होता है। हो सकता है कोई ऐसा पेशेंट हो जिसकी एंजाइटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब जरूरी हो कि कोई एक पेरेंट जो कि बहुत एंजाइटी लेता है, जो हर छोटी छोटी बात पर पेशेंट की लाइफ में इंटरफेयर करता है, उसको कंट्रोल करता है, उस पेरेंट के साथ रिलेशनशिप रिजॉल्व करना अब शायद सेकंड प्रायोरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यही होगी। उसके बाद देखा जाएगा कि करियर और सोशलाइजेशन क्या है। और किसी पेशेंट के लिए हो सकता है कि सेकंड या थर्ड स्टेज पर उसका अल्कोहल, ड्रग का जो इंटेक है उसको कम किया जाए। तो अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग चुनौतियां आती हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट और रिकवरी के स्टेज पर। ये चीज समझना जरूरी है। बहुत से लोग ये जो बाकी के जो इश्यूज हैं इनको बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानते। ये तो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, ये तो होती रहती हैं, ये तो मेरा नेचर है, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, जब आपको मेंटल डिसऑर्डर हुआ है और अगर वो काफी लंबे समय से बना है, तो ऐसे में ये लाइफ के डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जो प्रायोरिटी वाले जो इश्यूज हैं, इनको भी ध्यान देना जरूरी है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जैसा कि बताया, या तो पेशेंट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, या वो सही टाइम पर सेटल नहीं होगी, या वो रिलैप्स का कारण बनेगी, या पेशेंट की बीमारी जाने के बाद भी पेशेंट पाएगा कि वो लाइफ में बहुत खुश नहीं है और किसी ना किसी तरह का तनाव झेल रहा है। वो दूसरों के लिए या खुद के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। इसी के साथ एक दूसरी चीज भी आती है, वो ये कि पेशेंट अक्सर अपने बीमारी के दौरान बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव नहीं होते। कई डॉक्टर्स थेरेपी के लिए रिकमेंड नहीं करते, हालांकि बहुत से डॉक्टर्स तो अपने बायस की वजह से नहीं करते। कई साइकेट्रिस्ट सोचते हैं कि ये सारी बीमारियां तो मेडिकल है, इसमें थेरेपी क्या करानी, थेरेपी तो फालतू की चीजें हैं, क्या रिकमेंड करनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेशेंट अपनी सोच बदले ना बदले, ये तो मेडिकल बीमारियां हैं।
तो कुछ डॉक्टरों की तो ये सोच है, जानते हुए कि बीमारियों को देखने का ये तरीका गलत है, पर अपनी डेली प्रैक्टिस में बहुत से डॉक्टर्स ऐसा ही करते हैं। पर फिर भी ज्यादातर डॉक्टर्स का आज के जमाने में ये रवैया नहीं है। अक्सर बहुत से पेशेंट्स जो साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करते हैं, जो किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, लक्षण के जाने के बाद, सिम्टम्स के कम हो जाने के बाद वो जैसे तैसे रिकवर तो कर जाते हैं, पर हर पेशेंट के अंदर इतनी इंट्रोस्पेक्टिव एबिलिटी नहीं होती कई बार कि वो अपने मन में झांक कर अपने अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग ला पाएँ कि अब उनको क्या करना है, कैसे इमोशंस हैंडल करनी है, किस तरह से हमारे माइंड के उन ट्रिगर्स को पहचानना है, कैसे अपने इमोशन में डे टू डे लाइफ में कुछ स्ट्रेटजी लगाकर खुद को हैंडल करना है। इतना इंट्रोस्पेक्शन कई पेशेंट्स नहीं करते, जिस वजह से वो थेरेप्यूटिक एफर्ट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते। तो बहुत से डॉक्टर्स पेशेंट को सिर्फ इस वजह से थेरेपी रिकमेंड नहीं करते क्योंकि वो पाते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन पावर नहीं है, ये बस दूसरों की बातें फॉलो कर रहा है, ओबीडियंट है शायद बहुत ज़्यादा, या इसको बस इतना ही चाहिए कि इसके बस सिम्टम चले जाएं, उससे ज़्यादा इसको अपनी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा गहराई या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं। इसे लगता है कि शायद बस ये बीमारी चली जाएगी तो लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। हालांकि कुछ मामलों में हो भी जाती है, पर बहुत से मामलों में नहीं हो पाती। तो बीमारी के जाने से भी लाइफ की जो क्वालिटी है वो बड़ी खराब रहती है ऐसे पेशेंट्स की। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि या तो डॉक्टर वेट करे कि पेशेंट के अंदर वो इंट्रोस्पेक्शन की ताकत आएगी, वो समय आएगा जब वो अपने मन में झांक कर अपने ऊपर काम कर सके, या ज़्यादातर डॉक्टर्स उन्हीं पेशेंट्स को थेरेपी के लिए रिकमेंड करेंगे जिन पेशेंट्स के अंदर वो इंट्रोस्पेक्शन की ताकत शुरू से ही होती है, तो उनको बहुत अर्ली स्टेजेस पर ही वो थेरेपी के लिए रिकमेंड कर देते हैं। तो क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन हर पेशेंट नहीं कर सकता, हर पेशेंट के मन में वो उतनी ताकत नहीं है कि वो अपने थॉट, इमोशन, सबके इनके कनेक्शन को देख के, समझ के खुद को हैंडल करे, तो इस वजह से भी उस पर्टिकुलर स्टेज का इंतजार करना पड़ता है कि जब पेशेंट इस लेवल तक पहुंचेगा तब उसको हम रिकमेंड करेंगे कि वो अपने अंदर मन में उठने वाले उन कारणों को टारगेट करे, उन रीजंस, कॉजेस पर फोकस करे जो एक्चुअल में उसके पैनिक अटैक, डिप्रेसिव एपिसोड, साइकोटिक एपिसोड का कारण बनते हैं। धीरे धीरे ये समस्याएं पनपते हुए बाद में एक बीमारी का रूप लेते हैं या बीमारी के एपिसोड का रूप लेते हैं। तो यहां जो मैंने वीडियो में आपसे डिस्कस किया, ये एक अप्रोच होती है मेंटल डिसऑर्डर्स को टारगेट करने की। कुछ पेशेंट्स सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, पर इनकी संख्या बहुत कम है। बहुत सारे पेशेंट्स को लंबे समय तक किसी ना किसी लेवल पर एक इंटरवेंशन चाहिए होगी, मतलब एक इलाज चाहिए होगा। ये डिपेंड पेशेंट पर ही करता है कि वो किन चीज़ों के लिए तैयार है। और कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़नी पड़ती हैं। धीरे धीरे पेशेंट मैच्योर होगा, उसकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ आएगी, लाइफ में नई नई चीज़ें होंगी, नए संबंध बनेंगे, नए तरीके से फाइनेंशियल और रिलेशनशिप सिक्योरिटी आएगी। तो कई चीज़ें तो वक्त के साथ भी हैंडल हो जाती हैं, पर बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ हैंडल नहीं हो पाती। तो कह सकते हैं कि 4-5 तरीके से हम पेशेंट के इलाज को बांट सकते हैं। 20% कह लीजिए दवाइयों का इफेक्ट रहेगा, 20% उसके फैमिली रिलेशनशिप्स का इफेक्ट रहेगा, 20% वक्त के ऊपर डाल देना पड़ेगा, समय के साथ मैच्योरिटी या नए चेंजेस के साथ पेशेंट ठीक होगा। 20% बदलाव के लिए पेशेंट को अपने लाइफस्टाइल, डेली रूटीन या कुछ दूसरे सेल्फ मैनेजमेंट के चेंजेस लाने होंगे, और बाकी 20-30% पेशेंट्स के अंदर थेरेप्यूटिक एफर्ट से चेंज आएगा, जहां खुद को जानकर, समझकर धीरे धीरे पेशेंट को खुद को ठीक करना होगा। तो सभी फैक्टर्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप पर एक इलाज काम नहीं कर रहा, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, मतलब साफ है कि यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ में नहीं है कि दवाइयाँ अच्छी नहीं होती या डॉक्टर अच्छा नहीं है। कई बार इशू ये भी होता है कि आपने शायद अपने लाइफ के हर पहलू पर ध्यान दिया ही नहीं, उन सब इश्यूज पर फोकस नहीं किया जो एक्चुअल में बीमारी का कारण बन रहे हैं या बीमारी को बढ़ा रहे हैं। वो सारे दूसरे पहलू, एरियाज जिनकी मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत चर्चा की, अलग अलग समय पर अलग अलग इन चीज़ों को टारगेट करना ज़रूरी होता है। आप वो कर नहीं रहे, या तो आपको किसी ने बताया नहीं, या बताया तो आप उसको हल्के में ले रहे हो, आप डिनाइल में हो, अरे सब कुछ नहीं होता है, तो सबकी लाइफ में चलती रहती है, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वो होता है इंपॉर्टेंट, स्पेशली जिसको मेंटल डिसऑर्डर है उसके लिए तो ये मायने रखता ही है, क्योंकि उसकी लाइफ अब मेंटल डिसऑर्डर के इर्द गिर्द चलेगी। उसकी लाइफ की मैनेजमेंट को मेंटल डिसऑर्डर को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा। अब वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। अगर लंबा चौड़ा एपिसोड चला है कई महीनों का, तब तो उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइफ के गोल्स और लाइफ के जो भी आगे के प्रोसेसेस हैं उसको वो कैसे अच्छे से और आसानी से हैंडल करे, ताकि वो रिलैप्स ना लाए। तो आगे की वीडियोस में इस तरह की और डिस्कशन करूंगा। ये वीडियो फिलहाल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।